हेलो एवरीवन, सो टुडे विल डिस्कस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद आ रही होगी क्योंकि मैं अपना इसमें बेस्ट देने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को दिखता है कि भाई हाँ 15 मिनट का है, 18 मिनट का है, 25 मिनट का है, इसके पीछे वर्क होता है भाई। ठीक है, 1-2 घंटे का कम से कम वर्क है यार वीडियो के पीछे, राइट। सो एनीवे स्टार्ट करते। तो बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये पढ़ेंगे कि बेसिकली ईएमएफ कैसे जनरेट होता है। ठीक है, उस ईएमएफ का कहाँ यूज़ करते हैं, एनर्जी कितनी होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग आज डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, दैट इज़ ट्रांसफार्मर, वो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात हम लोग ये समझ लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, क्योंकि वो बार बार आपको सुनने को मिल रहा है डेफिनेशन में। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, इट्स बी ए या फिर बी डॉट ए। ठीक है, इट्स बी ए कॉस थीटा। आए, ये तो फॉर्मूला हुआ। अरे मैग्नेटिक फ्लक्स मतलब कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही हैं किसी भी एक ऑब्जेक्ट को। ठीक है, जैसे तुम क्या करो, एक ऑब्जेक्ट को रख दो मैग्नेटिक फील्ड में, तो कितनी फील्ड लाइंस उसको कट कर रही हैं। ठीक है, वो होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, तो फैराडे का फर्स्ट लॉ देखते हैं। व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज्ड सर्किट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कभी भी अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आएगा किसी भी सर्किट में तो एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। ठीक है, सेकंड लॉ कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, वो प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। ठीक है, मतलब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी। प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटती है तो कांस्टेंट आता है, जिसकी वैल्यू 1 होती है तो उसको हम लोग नहीं लिखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली पहले लॉ ने हमें ये कहा कि जैसे मान लो तुम एक किसी चीज को रखे हो मैग्नेटिक फील्ड में, अब उसमें से कुछ फ्लक्स जा रहा है। ठीक है, तुमने तेजी से, बहुत तेजी से उसका फ्लक्स का जो रेट है वो चेंज कर दिया। ठीक है, पहले मान लो 10 लाइन को कट कर रहा था, अभी वो 5 ही लाइन को कट कर रहा है, तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, अब दूसरा लॉ क्या कहता है, दूसरा लॉ कहता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, पहले लॉ ने बताया कि इंड्यूस होगा, दूसरे लॉ ने बताया जो इंड्यूस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। जितनी तेजी से फ्लक्स चेंज होगा उतना ही ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। ठीक है, जैसे मान लो 10 डी फाई की वैल्यू 10 है और ये 0.2 सेकंड में चेंज हुआ है, तो नीचे 0.2 तो वैल्यू आ जाएगी 50, तो इसका मतलब 50 वोल्ट ईएमएफ जनरेट हुआ। ठीक है, अच्छा अब इसमें लेंज लॉ क्या कहता है, लेंज लॉ आपसे ये कहता था कि चलो ईएमएफ इंड्यूस तो हो गया, लेकिन जो इंड्यूस होगा ईएमएफ, उसके कारण जो करंट जनरेट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली लेंज लॉ ने ये बताया कि जो डायरेक्शन होगा करंट का वो नेगेटिव होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली जो भी इंड्यूस करंट आएगा वो उस डायरेक्शन में आएगा जिससे कि जो ईएमएफ ने उसे प्रोड्यूस किया था वो उसे अपोज करे। हाँ, बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स। देखो, जैसे मान लो पहले क्या हो रहा था, पहले मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही थी, ईएमएफ बढ़ रहा था। अब इस बढ़ रहे ईएमएफ के कारण जो एक नया ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ये जो इंड्यूस हुआ ईएमएफ अब ये क्या चाहेगा कि जो बढ़ रहा था वो कम हो। ठीक है, मतलब जिस थाली में खा रहा है उसी में छेद कर रहा है, हाँ ऐसा ही कुछ। ठीक है, लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हो। देखो, मान लो कोई ईएमएफ बढ़ रहा था, अब इसके कारण जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ ये भी बढ़ रहा है। दिस इज नॉट पॉसिबल भाई, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे फेल हो रही है कि भाई एनर्जी फिर तो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, इससे तो तुमने एक तरीके से एनर्जी प्रोड्यूस कर दी, विच इज नॉट पॉसिबल। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, तो बेसिकली ये जो ईएमएफ जनरेट होता है ना, ये जो ईएमएफ के कारण ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ये क्या चाहता है, ये इसको अपोज करता है। ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है कि बेसिकली इसकी वैल्यू कम हो। ठीक है, और ऐसा भी होता है कि भाई जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, मान लो ये ईएमएफ जो था ना ये कम हो रहा था, और इस कम हो रहे ईएमएफ के कारण ये इंड्यूस हुआ, अब ये क्या चाहेगा कि ये बढ़े। ठीक है, अभी भी अपोज कर रहा है एक तरीके से, तो E की वैल्यू होती है माइनस डी फाई बाई डी टी। अंडरस्टूड, सिंपल चीज है यार। ठीक है, ठीक है, कई नंबर ऑफ टर्न्स के लिए आप देखोगे तो E इक्वल टू हो जाता है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, राइट। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं मोशनल ईएमएफ। चलिए अभी देखते हैं मोशनल ईएमएफ। ठीक है, जैसे मान लो कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पे ऐसे मूव कर रहा है इस तरफ। ठीक है, तो अगर ये मूव कर रहा है तो यहाँ पे ये लेंथ चेंज हो रही है, बाकी ये वाली लेंथ जो है वो कांस्टेंट है। तो यहाँ पे कितना ईएमएफ होता है या फिर कितना ईएमएफ जनरेट होता है वो हमें क्वेश्चन में पूछता है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, आते हैं इससे। ठीक है, तो E इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, डी फाई बाई डी टी। अब फाई का फॉर्मूला क्या होता है, बी इंटू ए। ठीक है, बी डॉट ए अपॉन डी टी। ठीक है, तो बी कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट, तो ये हाइट तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो। अंदर बचा डी एल बाई डी टी। डी एल बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। तो E इक्वल टू फॉर्मूला हो जाता है बी एल बी। बेसिकली ये L है और ये H है। ठीक है, बात वही है बट ठीक है, ओके। ठीक है, तो E इक्वल टू बी एल बी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपने मेरे मुंह से कई बार सुना होगा क्योंकि इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकते हैं। मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार, इसका आंसर आता है इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है,
इसको भी याद कर लो कि कोई बार है वो रोटेट कर रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें कितना ईएमएफ जनरेट होगा, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चंस देख लेना, इंपॉर्टेंट है। एल क्या है, लेंथ है, वी क्या है, वेलोसिटी है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, ई क्या है, ईएमएफ है, ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल क्या है, लेंथ है और बार की। ठीक है, ओके ओके। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट जनरेटर्स। ठीक है, जनरेटर्स से वैसे कुछ खासा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो आप लोग जानते हो कि फाई की वैल्यू क्या होती है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, जनरेटर्स के केस में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा टी, क्योंकि जनरेटर कैसा सर्कुलर रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो फाई इक्वल टू आ जाएगा बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब हमें ई का फॉर्मूला पता है क्या होता है, माइनस एन डी फाई बाय डी टी। फाई को यहाँ डाल दो तो माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ बी ए कॉस ओमेगा टी। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो एन साइन और बी ए बाहर निकाल दो। ठीक है, और ओमेगा भी बाहर निकाल दो तो बचेगा साइन ओमेगा टी। डिफ्रेंशिएट करके देख लेना, यही आता है। ठीक है, अच्छा, तो ई का फॉर्मूला आ गया एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 हो जाएगी तब ये मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि साइन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो मैक्सिमम वैल्यू को ई नॉट मान लेते हैं, तो ई नॉट की वैल्यू क्या आ गई, एन ए बी ओमेगा। तो बेसिकली इस एन ए बी ओमेगा की जगह ई नॉट डाल देंगे तो ई इक्वल टू फॉर्मूला आ गया ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, सिमिलरली आई का भी फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये चीज़ आपको अगले चैप्टर में काम आएगी। ठीक है, तो ये इक्वेशन याद रखना, कभी आप लोगों को मैक्सिमम ईएमएफ दे दे और थीटा दे दे और आपसे ईएमएफ पूछ ले उस पर्टिकुलर थीटा पे, तो इस तरीके से निकालना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अभी हम लोग डिस्कस करते हैं इंडक्शंस के बारे में। तो इसमें सबसे पहले आपको पावर कैलकुलेट करने के लिए आ सकता है, तो पावर का थोड़ा सा डेरिवेशन देख लें। चलो देख ही लेते हैं, कोई बात नहीं, 22 मिनट हो जाएगा और क्या। ठीक है, तो पावर निकालने के लिए आएगा तो पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क को लिख दो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा वेलोसिटी, तो पावर का फॉर्मूला हो जाता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब कोई एक वायर है तो उसमें फोर्स कितना लगता है आपको पता है, कितना लगता है, बिल साइन थीटा। ठीक है, मान लो थीटा 90 हो गया तो फोर्स कितना लगता है, बिल बी आई एल। ठीक है, ठीक है, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन आर। अरे वी इक्वल टू आई आर जैसे होता था, तो वी की जगह क्या आ गया, ई आ गया, तो ई इक्वल टू आई आर, तो आई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई बाय आर। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। अब ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है बी एल वी, तो आई इक्वल टू हो गया बी एल वी अपॉन आर। ठीक है, इसको यहाँ डाल दो तो फोर्स की वैल्यू आ गई बी एल वी एल अपॉन आर, तो आपका वैल्यू आ गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी अपॉन आर, ये आया फोर्स का वैल्यू। अब पावर क्या हो जाएगा, पावर है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो इस पूरे टर्म में एक वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर दो तो वी स्क्वायर हो जाएगा, तो पावर का वैल्यू आ जाएगा बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, बी एल वी का होल स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, सिंपल, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वांटिटी हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, उससे पहले आपको थोड़ा सा एडी करंट के बारे में दिया है, सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए ही दिया है वो। एडी करंट आप जानते हो, सर्कुलर लूप में जो करंट जनरेट होता है वो एडी करंट होता है। ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस देखते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस को हम लोग कैपिटल एल से दिखाते हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा, जैसे कोई भी ईएमएफ जो रहता है, ठीक है, अगर वो चेंज होता है तो बेसिकली उसके अंदर भी एक ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, तो उसको सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। तो ये क्या होता है, फाई इक्वल टू एल आई। ठीक है, जो भी यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज आता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के। ठीक है, तो ये इक्वल आता है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। देखो, अब कोई भी करंट चेंज होता है ना, तो बेसिकली मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज होता है किसी भी सर्किट में तो उसमें एक ईएमएफ जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो फ्लक्स कितना चेंज हुआ, करंट कितना चेंज हुआ, उसी के प्रोपोर्शनल रहेगा। ठीक है, तो फाई जो होता है वो आई के प्रोपोर्शनल होता है, और ये जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हो तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसको हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं। ठीक है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस भी होता है कैपिटल एम नाम से। इसमें आपको करना क्या है, सिर्फ दो फॉर्मूले याद करने हैं। ई इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी है। ठीक है, फाई की जगह एल आई डाल दो तो ई इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये एक फॉर्मूला याद करना है, और एक इसका फॉर्मूला याद करना है, ई इक्वल टू माइनस एम डी आई बाई डी टी। ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस भी वैसा ही होता है, तो सिर्फ एल की जगह एम कर देना। कभी म्यूचुअल इंडक्टेंस दे दे, करंट इतना चेंज हुआ इतने टाइम में बता दे और ईएमएफ पूछ ले तो ये लगा देना। कभी सेल्फ इंडक्टेंस दे दे तो ये लगा देना। सिर्फ इसमें फॉर्मूला आपको याद करना है और ज़्यादा कुछ इसमें आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम लोग देखते हैं एनर्जी कितना होता है। ठीक है, मैग्नेटिक एनर्जी।
आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स दी थी बीच बीच में, ठीक है, उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक सोलेनॉइड में जो इंडक्टेंस होता है उसकी वैल्यू क्या आती है, तो कैपिटल L अपॉन L इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाय 4, ये एक फॉर्मूला है, इसका डेरिवेशन भी है, लेकिन आई डोंट थिंक ये उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट होता है उसको मैं पूरा डिराइव करा देता हूँ, आपको पता है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी भी इंडक्टेंस सीरीज में हो या पैरेलल में हो तो वो वैसे ही काम करता है जैसे काम करता है करंट, ये सीरीज या फिर पैरेलल में, ठीक है। तो अगर इंडक्टेंस सीरीज में है तो L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे आएगा, अगर इंडक्टेंस पैरेलल में है तो 1 अपॉन L इक्वल टू 1 अपॉन L1 प्लस 1 अपॉन L2 ऐसे आएगा, ठीक है। अब एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, वो हाफ Li स्क्वायर, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड होती है हाफ Li स्क्वायर। अब एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है, म्यू बी, इसको म्यू बी से रिप्रेजेंट किया जाता है, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ठीक है। म्यू नॉट वही है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वही चीज़ है, ठीक है। और ये यू बी है, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, यू मतलब एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टर्म होती है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, ठीक है। तो कभी भी दो सर्किट को अगर वाउंड किया जाता है साथ में, ठीक है, वाइंड किया जाता है साथ में, तो वहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आती है, दैट इज के, ठीक है। के की वैल्यू अगर 0.5 से ज़्यादा है तो इसका मतलब टाइटली वाउंडेड है, अगर 0.5 से कम है तो इसका मतलब लूजली है, ठीक है। कभी भी इसकी वैल्यू 1 नहीं हो पाती, क्योंकि 1 मतलब फिर 100% हो जाता है वो, जो कि पॉसिबल नहीं। तो बेसिकली इसकी वैल्यू 1 नहीं होती है, हमेशा 1 से कम ही होती है, ठीक है। ये इसकी कंडीशंस होती है, 0.5 से ज़्यादा तो टाइटली, 0.5 से कम तो लूजली, ठीक है। छोटी मोटी चीज़ें। अभी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज ट्रांसफॉर्मर्स। आइए अब डिस्कस करते हैं ट्रांसफॉर्मर्स। तो ट्रांसफॉर्मर्स क्या होते हैं, ये वोल्टेज रेगुलेटिंग डिवाइसेज होते हैं, ठीक है, मतलब बेसिकली ये वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते हैं। तो जो ट्रांसफार्मर दो टाइप का हो सकता है, पहला स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को कम करता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो कि वोल्टेज को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है, बेसिकली प्राइमरी कॉइल में वोल्टेज आया, ठीक है, तो बेसिकली कुछ कंडीशंस होती हैं इसकी, जिसकी वजह से जितना ईएमएफ इसमें था ना उससे कम हो जाता है सेकेंडरी कॉइल में, ठीक है। अब ये होता है बेसिकली बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टन्स, ठीक है, ये कॉइल में आप कितने ज़्यादा टन्स लगाए हो उसके बेसिस पे होता है, ठीक है। कैसे होता है अभी मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर में, इतना टेंशन मत लो, ठीक है। तो दो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, दो टाइप के ट्रांसफार्मर्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिसमें आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज से ज़्यादा हो। दूसरा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से भी आप लोग बता सकते हो, कैसे बता सकते हो बताता हूँ, देखो। तो बेसिकली प्राइमरी कॉइल के लिए हम लोग ईएमएफ लिखते हैं, तो ईपी इक्वल टू आ जाएगा -NP d∅dt, ठीक है। सेकेंडरी कॉइल के लिए लिखते हैं तो ES इक्वल टू -NS d∅dt, दोनों को डिवाइड कर दो, माइनस माइनस खत्म, ये भी खत्म, तो इसका मतलब EP अपॉन ES इक्वल टू हो जाएगा NP अपॉन NS, ठीक है। ये होती है पहली कंडीशन, कंडीशन यही है एक्चुअली, ठीक है, पहली नहीं कंडीशन यही है। सो ये होती है कंडीशन ट्रांसफार्मर में। देखो अब हमें अगर सेकेंडरी कॉइल में ईएमएफ ज़्यादा रखना है, इसका मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है, तो इसका मतलब ES जो है वो EP से बड़ा रहना चाहिए। तो अगर ES को EP से बड़ा रहना है तो इस साइड NS को NP से बड़ा रहना पड़ेगा, करेक्ट। तो बेसिकली स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल की जो वाइंडिंग होती है वो प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा होती है, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू प्राइमरी कॉइल। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में उल्टा हो जाएगा, NP ज़्यादा होता है NS से, ठीक। अच्छा, अब इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, दैट इज़ द रिलेशन विथ करंट। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी, पावर इक्वल टू VI, ठीक है। P इक्वल टू VI ये फॉर्मूला आपने सुना है पहले, तो V को जस्ट E लिख दो और ये I, ठीक है। बात तो वही हो गई कि कुछ फ़र्क है, कुछ फ़र्क नहीं है। तो बेसिकली इसमें होता ये है कि जो इनपुट पावर होती है ना वो आउटपुट पावर के इक्वल होती है, ठीक है, पावर इक्वल होती है। तो बेसिकली EP IP इक्वल हो जाएगा ES IS के, तो इसका मतलब EP अपॉन ES जो है उसको आप लिख सकते हो IS अपॉन IP। तो बेसिकली यही रेशियो 3 में हम लोग बना सकते हैं, दैट इज़ इसको ऐड कर दो IS अपॉन IP से, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया IS अपॉन IP, ठीक है। तो एग्जाम में आपको क्या करेगा, एग्जाम में आपको नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल दे देगा और प्राइमरी कॉइल के टर्न्स दे देगा, इसका वोल्टेज दे देगा, आपसे इसमें पूछ लेगा कितना जनरेट होगा। आपको प्राइमरी सोर्स में करंट दे देगा, सेकेंडरी सोर्स में पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस ट्रांसफार्मर से फ्रेम किए जा सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको एक बार थरली जरूर पढ़ लेना, ठीक है। सो दिस इज़ इट, ये EMI इज़ ओवर और AC चलाते हैं अब, EMI भर दी है तो AC चलाएंगे अब, ठीक है। थैंक यू सो मच।